आप लोग बहुत ही मोहब्बत प्यार से बच्चों के काजल लगा देती हैं, आज से बंद कर दीजिए आप। उससे एक ग्लैंड से जो फुट जाती है, जिससे बच्चों को विदाउट स्पॉट हो जाता है, रतौंधी आने लगती है, आगे चलकर बच्चों को दिखना बंद हो जाता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है। तो आप लोग काजल का इस्तेमाल करना बंद कर दें। बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। आजकल जाड़े हैं, आप लोगों के अंदर माल न्यूट्रिशन की बहुत कमी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अति अत्यंत कुपोषण, हम इससे बच सकते हैं। एक तिरंगा थाली, आजकल सब्जियां बहुत प्रकार की आ रही, कुछ नहीं करना, सिर्फ देश के तिरंगे को जहन में रखना है आपको और उसी के अकॉर्डिंग अपने खाना कर देना है। क्या है, सबसे पहले गाजर बहुत आ रही है, इससे आपको आंखों में फायदा मिलेगा, तमाम बीमारियों में फायदा मिलेगा। कीनू आ रहा है, मौसमी आ रही है, बड़ा सस्ता फल है गाजर, नारंगी कलर का। इसके बाद मूली आ रही है, सफेद दाल आ रही है, तमाम प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद ग्रीन में पालक है, हरी सब्जियां हैं। ये सिर्फ 3 प्रकार की सब्जियां अगर आप इस जाड़े में इस्तेमाल करेंगी, यकीन मानिए आपको किसी कैल्शियम, किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप हेल्दी होंगे और आपका बच्चा स्वस्थ होगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा। यही से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शरीफ साहब, अब हमारे बीच विशेष अतिथि दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर दीपक मिश्रा जी आ चुके हैं। हेल्थ इन मैनकाइंड ग्रुप इनका दिल से तहे दिल से इस्तेमाल करती है और जनाब अनसुल्ला साहब कोशा हेल्थ इन मैनकाइंड से आग्रह करती है कि आएँ और माला पहनाकर उनका सम्मान करें। अनसुल्ला देखो, उधर को देखना, इधर को देखना। अरे बच्चे भी चप्पल से खा लेगा, देखो इसी कड़ी में अब मैं DAV इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधान अध्यापक डॉक्टर श्री बाबूलाल गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि अपने हमारे ग्रुप के विषय में विचार व्यक्त करें। नहीं, वहाँ तक वहाँ तक ना आ पाएगा, इधर ऐसे ही मैनकाइंड ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित मंच ओडिशा धन्यवाद। ये जितनी हेल्प की जाए गरीबों को उतने अच्छा है। ये हेल्प ऐसा नहीं है कि हमें अंदर अभिमान आ जाए, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। देते हैं तो खुले हाथ से दीजिए और बंद करते हैं तो सब हाथ से बोल लीजिए। लेकिन ये आपके प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। जितना ग्रुप को आप मदद करेंगे, पुराने कपड़े भी मदद के काम आते हैं। नए कपड़े तो देंगे ही, पुराने कपड़े भी मदद के काम आते हैं। हम लोग देहात में जब बाढ़ आई थी तो गए थे पुराने कपड़े ले करके, एक भी नहीं बचा। कपड़ा नहीं बचा। माने ये है कि ये पुराने कपड़े के प्रति लगाव। जो आप में से प्रमुख हो वो उसको रेड क्रॉस ज्वाइन करना चाहिए। रेड क्रॉस का मैं सेक्रेटरी हूँ और जितना भी बन सकता है मदद की जाती है लोगों की। और ये मदद कभी भी पूरी नहीं होती, गरीब तो गरीब रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होना है गरीबी का। लेकिन गरीबी को हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं कि वो औपचारिक रूप से ऊपर आ जाए, स्तर उसका ऊपर हो जाए। तो आप लोगों ने या रोटी बैंक ने या सेवा साथ बना करके बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको प्रत्येक मेंबर को इंडिविजुअल आप नहीं दे सकता मैं
सभी साथ में। सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आपके मार्गदर्शन से चल रहे हैं, गुरु हैं आप, आशीर्वाद दीजिए। सर आपकी मार खा के हम लोग ये संस्कार करने से अंदर घर में है। अब मैं अंजुम जी से गुजारिश करूंगा कि आकर जहान अंसारी जी हमारे बीच आई हैं, उनको माला पहनाकर सम्मानित करें। अंजुम जी दिख जाएगी तो आपके अंदर आ जाए। जहान अंसारी जी को माला पहनाकर। जहान अंसारी जी समाज सेविका हैं। इसी कड़ी में आगे चलते हुए अब मैं DGIC की मैं सुनील सक्सेना जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। कोविड-19 के दौरान गरीबों की मदद कर रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि गरीबों की मदद कपड़े खिलौने में भी कर रहा है, बर्तनों में भी कर रहा है, खाने पीने में मदद कर रहा है और शादियों में भी उनके बच्चों के शादियों के लिए पैसा नहीं होता, उनके अभाव की कमी को पूरा करता है। इसके लिए मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप के सदस्यों का और लोग की करने वाले सदस्य इससे भी आगे जो भी मेरे द्वारा किसी के द्वारा उसके लिए आगे आने को मैं भी तैयार हूँ। हालांकि मैं प्रेजेंट टाइम के रूप में एक्टिव है, काम देख रहा हूँ, शासन ने ये भी कहा आपका सहयोग मिल जाएगा तो ज्वाइन करेंगे बिल्कुल ज्वाइन करूँगा। जहाँ भी मेरी जरूरत हो किसी भी तरह की आप लोग बेशक मुझसे मदद मांग सकते हैं, किसी भी तरह। आगे आने वाले समय जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हो या करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर दीपक मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि आएँ और वो भी टाइटल है ना, स्वच्छता स्वच्छता। बहुत बहुत धन्यवाद। किया है। आप जो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, मेरा मार्केट में जो खान पान है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो आपके पास बीमारी आएगी। मार्केट में बहुत महंगी सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, जो सबसे सस्ती सब्जी आपको लगे, हरी सब्जी खरीदिए, कुकर में डालिए, उबालिए और खाइए। उससे आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपके शरीर पे आपके लिए, आपके बच्चे के लिए जो लाभदायक है। दूसरा भी गुप्ता जी ने कहा पुराने कपड़ों, तो एक मैं जहाँ से आता हूँ हमारे यहाँ एक मुहिम चलती है नेकी की दीवार। नेकी की दीवार में क्या है कि हम अपने पुराने वस्त्र को वहाँ दान करते हैं, देते हैं और वो अन्य लोगों को उससे बहुत मदद मिलती है। अभी नजरे भाई ने कहा कि आप स्वच्छता पे बोले, तो आप हाइजीन मेंटेन करिए, खान पान मेंटेन करिए, आपके पास बीमारी आएगी ही नहीं। और जब बीमारी आएगी ही नहीं तो आप हर चीज़ से ठीक रहेंगे।
समझा कि बुलाया जाए मैडम को। मैं बहुत कम जगहों में देखती हूँ, मगर मैं इसका एड्रेस मना नहीं कर पाई। इतने लोग यहाँ पे आए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठो या नहीं तो कि आपने सहयोग के लिए यहाँ आना चाहिए। इतनी बड़ी मुश्किल लोग ना आए, मतलब रही स्वच्छता की और जागरूकता की बात, तो मुझे लगता है अगर देश को वास्तव में आगे बढ़ाना है, हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि हमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण, कोई भी देश कितने भी साधन उपलब्ध करा दे, अगर हमारे यहाँ जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होता है तो साधन पूरे नहीं पाते। स्वच्छता क्या करेंगे अगर घर में जगह ही कम पड़ जाए रहने के लिए, तो आप कैसे स्वच्छ करेंगे? संभव नहीं है कि अगर एक ही कमरे का मकान हो और उसमें 10 बच्चे किसी के हो जाए तो सांस ही लेना मुश्किल है, शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, भोजन की तो बात ही ना करें। तो हर व्यक्ति को ये विचार करना होगा कि हम अपनी अगली पीढ़ी सोच समझ के बढ़ाएं, जितने भी हम बनाएं उनका हम जितने का पालन पोषण सही ढंग से करें उतना ही हम बढ़ाएं। दूसरी बात, बासा खाना बिल्कुल ना खाएं। बासा खाना बीमारी की जड़ है। 1.5 घंटे बाद रखा हुआ खाना जो होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है, मतलब खराब होने की तरफ वो बढ़ने लगता है। भाई आपको मैं विशेषता से महिलाओं से कहूँगी, भोजन उन्हें बनाना होता है। आप ये बताइए, एक साथ 50 रोटियाँ बनाएंगी तो भी उतनी मेहनत पड़ेगी, और अगर 10-10 रोटियाँ सेक के खिलाएंगी तो भी उतनी मेहनत पड़ेगी। तो आप लोग परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। आप चाहें तो परिवार को स्वस्थ रखें, आप चाहें तो परिवार को बीमार रखें। मैं मेरे साथ कुछ टीचर्स हैं, नाम तो नहीं लूँगी, पर्याप्त बुद्धिजीवी हैं, और वो पहले रात को भात सब्जी बना के रख लेती हूँ। बहुत तरीके से उनको समझाने की मैं कोशिश करती हूँ, और पूरा परिवार बीमार है। उनको ये समझ ही नहीं, सबको घर में सुधा वो नहीं समझा पा रही है कि बासी खाना, और वो ऐसा नहीं, बरसों से ये खाना। तो आप लोग जो है सुबह नाश्ते के लिए जितना जरूरत है उतना बनाइए, दोपहर के खाने के लिए जरूरत है जितना उतना बनाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा खाना बना सकें। ज़्यादा खाना बना के रखेंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, तरह तरह की गंदगियाँ होंगी। दूसरी बात, आपके ये हो जाएगा कहीं हम इसमें कुछ ज़्यादा खाना ना खाना। अगर खाने की शॉर्टेज हो जिस घर में, तो खाने का सामान वितरण नहीं हो, तो खाने का भोजन का सामान वितरण हो। इसमें मदर की जिम्मेदारी है कि समय से खाना दे और सबको एक साथ बांट कर खाए। ये नहीं कि एक खा लिया दूसरा नहीं खाया। और महिलाओं के सुपोषण का विशेष, लड़कियां जो है अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती और मदर नहीं करती। महिलाएं हमारी समाज की बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा बच्चे को संभाल के रखती है। अब अपनी बच्चे की जो बलाएं होती हैं माताएं अपने ऊपर ले लेती हैं, बहन अपने ऊपर ले लेती है, तो उसको ये जिम्मेदारी बनती है मेरे हिसाब से कि अपने बहनों का संरक्षण करें, तभी आगे बढ़े। और क्योंकि तो मैंने इतने वर्षों में अनुभव किया है कि 40 साल के बाद महिलाओं की भी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जो यंग लड़के हैं उस परिवार के, उनको ये समझना चाहिए कि हमें अपनी मदर की सेवा भी करनी है। ये जो काम का डिवीजन है कि ये काम लड़की ही करेगी और ये काम लड़का ही करेगा, ये डिवीजन खत्म होना चाहिए। खुशहाल परिवार में जरूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। उससे क्या होगा कि सबके लिए समय बचेगा।
आज लड़कियों की पढ़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है वह परिवार के पुरुषों का पूरी तरह सहयोग न होना। लड़के हैं, हम काम नहीं करें, बहन से कराओ, जो इसी के कारण से दिक्कत आ रही है। अगर सब लोग मिलकर साफ करें तो मुझे लगता है स्वच्छता अभियान घर से शुरू होगा और हर घर साफ रहेगा। अगर एक ही लड़की के ऊपर ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो भाई के कपड़े भी धोएगी, बहन ही बैठ करके किचन भी साफ करेगी, बर्तन भी साफ करेगी, नहीं चलेगा। बहन अगर पढ़ने जा रही है और भाई भी पढ़ने जा रहा है तो बहन भी बाहर का काम करेगी और भाई भी घर के अंदर का काम करेगा। जब ये भाव आएगा तभी इस देश में सुधार आएगा, स्वच्छता आएगी और सब कुछ होगा। मैंने इसके पहले जैसे पहले कोई नगर पालिका ज़्यादा नहीं होती थी, किंतु पूरे मोहल्ले के मोहल्ले साफ थे। लोगों का सोच बदल गया। वो क्या करते हैं, बैरियर बनवा देते हैं जगह जगह कि हमारे घर के सामने से जो निकलने में दिक्कत, अपने घर का पानी गंदा दूसरे के दरवाजे पर एक बार भी ये विचार नहीं करते। अगर मोहल्ले में बच्चे होंगे क्या पूछ के काटेंगे, क्या घर में काटे और उधर भी नहीं काटता। और ज़्यादातर बीमारियाँ जो हो रही हैं मच्छरों की वजह से हो रही है और ऐसा भी पता तक नहीं चलता है कि किस तरह की बीमारी होगी। तो मच्छरों से सावधान रहें, मच्छरदानी लगाएं, अपने दरवाजों को जिस तरह से आप जमादार के भरोसे मत रखें। हर कोई जैसे पहले अपने दरवाजा साफ करता, मुझे भी आता है। हमारे घर में सबसे पहले उठ के घर के अंदर सफाई नहीं होती, हर एक घर का दरवाजा साफ कर दो। अगर ये कल्चर पुनः डेवलप हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे घरों के अंदर बीमारियाँ प्रवेश करेंगी। स्त्री शिक्षा में ये बात ध्यान रखी जाए, बच्चियों के अंदर संस्कार डालना। दोहरा चरित्र माताएं न पढ़ाएं कि सास के साथ जाके व्यवहार करना और अपनी माँ के साथ ये व्यवहार करना। इस दोहरे चरित्र को जब नहीं खत्म किया जाएगा मुझे नहीं लगता कोई परिवार खुशहाल हो पाएगा। सारी समस्या की जड़ इस दोहरी सोच है। हर व्यक्ति का क्या चाहता है कि मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा हो और किंतु मेरा लड़का जोरू का गुलाम है। अरे भाई, अगर वही दिमाग तुम्हारा जोरू का गुलाम है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है? और वही लड़का अगर पत्नी की मदद कर रहे हैं तो बुरा लगता है। तो जो मैंने वर्षों में महसूस किया कि जो समाज की वही सोच जब तक ये नहीं बदलेगी, अगर आपका दामाद लड़की का सपोर्ट कर रहा है तो खुश होना चाहिए, और अगर आपका बेटा भी लेकिन बहू की मदद कर रहा है तो भी खुश होना चाहिए। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी न किसी घर में सफाई रहेगी। क्यों? क्योंकि जब दिमागों की गंदगी नहीं हटेगी तो घरों की गंदगी कभी नहीं हटेगी। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग साफ करना है और ये दिमाग साफ करने का पहला काम जो करेगा वो हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो हमारी माताएं हैं, हमारी दादियां हैं, वही कर सकती हैं, क्योंकि परिवार उन्हीं को चलाना है। पुरुष तो एक मात्रा बेचारा कमाता है, थका हारा ला के देख देता है, चाहे जैसा चला। तो अपने पुरुषों की जो कमाई है उसका सही प्रयोग करने के लिए उसको घर में सुकून का माहौल पैदा करें। ये मेरी सारे समाज से गुजारिश है कि परिवार के लोगों के अंदर ऐसा माहौल करें घर के अंदर कि कोई भी व्यक्ति नशे की ओर मुड़े ना। अगर हमें सुकून अपने घर के लोगों से बात करके मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दारू की बोतल पी करके घूमता फिरेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अफीम गांजा प्रयोग करेगा। अगर सुकून हमें ही मिल गया, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम तलाश रहा है, हर व्यक्ति सुकून तलाश रहा है। ये जो मैनकाइंड ग्रुप है वो भी एक सुकून तलाशने की एक जगह है। उनको ये जो ग्रुप है या जो रोटी बैंक ग्रुप है वो दूसरों की मदद करके सुकून मिलता है, इसीलिए ये सब ग्रुप बनते हैं। तो वो सुकून घर में भी हो भाई। अगर घर में सुकून होगा तो आपके अंदर गरीबी नहीं आएगी। गरीबी कोई चीज़ नहीं होती जो मैंने महसूस गरीबी क्या होती है? हमारा मिसमैनेजमेंट। हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं और उसमें से 50 रुपये नशे में खर्च करते हैं। अब वो भी कर लीजिएगा, मैंने भी सोच किया है। जिन घरों में नशे की प्रवृत्ति है सब कुछ होते हुए वो बहुत गरीब है। क्यों? क्योंकि उनके घर की शांति जाती है, उनके घर का धन जाता है, उनके समाज की प्रतिष्ठा जाती है, अंदर से उनका शरीर खोखला होता है, दवा दारू में सारा रुपया जाता है।
कुछ समय बाद, तो हर एक को विचार करना होगा। ये हमारे समाज की गहरी जिम्मेदारी है, विशेषकर महिलाओं की। जितने लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आज से अगर हमारी बात जरा सी भी अच्छी लगी हो, अपने घर का माहौल बदलने की कोशिश करिएगा। स्वच्छता का पालन होगा, बाकी सफाई तो अपने आप ही हो जाएगी। और मैं इस ग्रुप से ये कहना चाहूँगी कि सर से भी मैं अनुमति लेना चाहूँगी। हमारे पास एक छोटा हॉल है, तो कुछ पैसा आपका बच सकता है। अगर कोई कार्यक्रम करना तो उस हॉल पे कर लीजिए। बागवती अभिनव स्कूल नाम से हमारा छोटा सा स्कूल चलता है, वो सर की अध्यक्षता पे चलता है और सर उसके अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो कम से कम आपका ये जो डेकोरेशन का ये सारा खर्चा बच जाएगा। हाँ, तो में तो हॉल रहता है, तो वहाँ की कुर्सियाँ भी हैं, बैठने की जगह है, कोई भी आप यहाँ ये सारा पैसा बच जाएगा। और जो बड़ी मदद तो मैं करने की प्रक्रिया में गई हूँ, तो ये तो हो जाएगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई मुझे नहीं पता कि किसी मतलब जब से हो सकती है कि नहीं। अगर कोई सरकारी तेलंगाना हो तो मैं आपके साथ बिना सदस्य बने काम करने के लिए तैयार हूँ। सभी का धन्यवाद आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और कहा और गलत तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो दिल से उपकार आए मैं उनको देखती हूँ। धन्यवाद। इसी करीब मैं मीटिंग का मैनकाइंड ग्रुप के संरक्षक प्रमुख अतिथि श्री नसरुद्दीन सिद्दीकी जी से गुजारिश करूँगा कि आए और आयोजित इस हमारे जरूरतमंद लोग हैं, भाई बहनें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो आज ये सजाई गई है, जो एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया है, उसके लिए जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे बड़े आदरणीय बाबूराम गुप्ता जी प्रिंसिपल साहब, आदरणीय मीना गुप्ता जी GIC की प्रिंसिपल साहब, हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, भाई सुनील जी, गुलवान भाई, हमारे दिल में हमारे बगल में मौजूद भाई छोटे भाई डॉक्टर शहीद साहब, बड़े भाई साली जनाब जावेद खजंखर साहब, छोटे भाई बड़े भाई हसान भाई और बेहतरीन निजामत कर रहे, कुशल संचालन कर रहे सबीर जी, इस ग्रुप के अध्यक्ष नवीन जी, उपाध्यक्ष जावेद जी, अनस जी, अब्दुल अजीज, हमारे बीच में शकीर भाई जुगनू जी, और यहाँ पर बैठी माएँ बहनें, हमारे सभी मौजूद हजरात, किसी का नाम छूट रहा हो तो माजरत चाहूँगा, जावेद भाई और जितने भी मौजूद हजरात हैं, आसिफ भाई और जितने भी मौजूद हजरात यहाँ आए हैं, माएँ बहनें तशरीफ फरमा हैं, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। और यहाँ अंसार भाई ने बेहतरीन अंदाज में जो बात कही है, मीना जी ने जो माओं के लिए, बहनों के लिए बात कही है, उसी तर्ज पर अपनी बात की शुरुआत करूँगा। सबसे पहले बच्चा माँ को देखता है, माँ से सीखता है, पेट से रह कर के बाहर आने तक। अगर बच्चे की तबीयत खराब होती है, छोटे से बच्चे की, तो डॉक्टर माँ से पूछता है, बच्चे से नहीं पूछता है कि आपने कहीं कोई खट्टी चीज़ तो नहीं खाई, आपने कोई ठंडी चीज़ तो नहीं खाई, आपने ऐसा तो नहीं खा लिया जिसका असर बच्चे पर हो। तो सबसे ज़्यादा असर इस दुनिया में अगर किसी का होता है तो वो माँ का बच्चे पर होता है। मैं माँओं से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का बेहतरीन ध्यान दीजिए, मुस्तकबिल का सुधार कीजिए, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी गुजरे, इसके लिए मैं माँओं से गुजारिश करना चाहता हूँ। और माँओं के लिए, माँ के लिए कहना चाहता हूँ कि रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी है, रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी है, उसकी दुआ से मुसीबत भी टाल दी। रब ने माँ को ये अज़मत कमाल दी है, उसकी दुआ से मुसीबत भी टाल दी है। कुरान में रब ने माँ के प्यार की ऐसी मिसाल दी है कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल।
कुरान में रब ने माँ के प्यार की ऐसी मिसाल दी है कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है। ये माँ का दर्जा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी जिम्मेदार लोगों ने अपनी बात कही, मैं तस्लीम करता हूँ। आज हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि चाहे एक गरीब माँ बाप हो, उसकी औलादें अगर 4-4, 6-6 भी हैं, तो उन्होंने मोहब्बत के साथ उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी को निभाया है। और अगर बच्चा बड़ा हो गया, उसके 5-5 और 6-6 बेटे हैं या 2-2 बेटे हैं, तो वो 4, 2 और 5 बेटे मिल करके ठीक ढंग से अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते। ये एक सवालिया निशान है। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है तो बेटे और बेटियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके माँ के कदमों में बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ के कदमों में जन्नत है तो उसका भी ख्याल रखना है। मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करता, किसी भी मजहब की बात करें, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे विश्व में किसी भी वर्ण व्यवस्था की बात करें, तो वो यही सिखाता है कि बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से जिंदगी को कैसे जिया जाए। धर्म या मजहब जीवन को सफल ढंग से जीने का माध्यम बताता है। शास्त्रों में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और इसका अर्थ होता है इस प्रकार से, हिंदू धर्म के अनुसार शास्त्रों ने इस वसुधा में, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक परिवार माना। इसी तरीके से हदीस है कि पड़ोसी को सताने वाला दोज़खी है, अगरचे तमाम रात इबादत करे और तमाम दिन रोजा रखे। कंजुल उम्माल, अर्थात इसका मतलब कि कोई भी शख्स अपनी पूरी जिंदगी में रात भर इबादत करे और दिन भर रोजा रखे और उसके बाद किसी अपने पड़ोसी को सताता है, तो वो जन्नत में नहीं, दोज़ख में डाला जाएगा। ये हदीस है। पड़ोसी का मर्तबा है, उसे ही हम इंसानियत कहते हैं, उसे ही हम मानवता कहते हैं। और मैं ये जानता हूँ, मैंने जो सीखा है वो कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरा एहसास है वो रखना चाहूँगा। आगे वक्त है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं मेरी बातों से? 2-4 मिनट का वक्त है, कह सकूँ अपनी बात, बोर तो नहीं हो रहे? मैं अपने एहसास को इस अंदाज में जाहिर करना चाहता हूँ कि गुजरते हुए लम्हों में सदियाँ तलाश करता हूँ। गुजरते हुए लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है, मैं नदियां तलाश करता हूँ। यहाँ तो लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी अपनी, मैं अपने आप में कमियां तलाश करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ आप सभी से कि हम सभी में, मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा, हम सभी में ये अंदाज हो जाए तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हेल्पिंग मैनकाइंड ग्रुप के हर एक मेंबर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तर्ज पर, जिस मोहब्बत के साथ इंसानियत को जिंदाबाद करने का बीड़ा उठाया है आप लोगों ने, मानवता को आगे बढ़ाते हुए सर्वधर्म समभाव के आधार पर भाई बंधुवाद के नारे को जो बुलंद करने का काम कर रखा है आप लोगों ने, तो मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों ने इस तरीके से मोहब्बत का मुझे एहसास दिया और मुझे संरक्षक बनाने का यहाँ काम किया, इस ग्रुप में नेक काम के लिए। इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि हमारे जिम्मेदार लोग साथी बैठे हैं और सभी ने ये कहा कि जहाँ जरूरत होगी हम साथ खड़े हैं, और वही एहसास, वही अंदाज मेरा भी है। मैं कहे भर नहीं रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि पल भर की अगर देरी हो जाए तो भाई हशर के मैदान में भी मुझसे मेरा हिसाब ले लेना। ये अंदाज है। उस मालिक से दुआ करता हूँ कि इसी अंदाज में जिंदगी गुजार दे, जिसे खल्क की खिदमत का अंदाज कहते हैं। ये मेरी दुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। आपसे मैंने एक बात कही कि माँ बाप की जो जिम्मेदारी वो निभाते हैं, बेटे और बेटियों को भी निभाना है। आज वीना जी कह रही थी, मैं बेटियों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बेटा तो एक घर निभाता है, बेटियां 2-2 घर संभालती हैं, माँ बाप का मायका भी और जा करके ससुराल भी, 2-2 घर संभालती हैं बेटियां। उनकी बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। लेकिन बस जो वीना जी ने बात कही थी, मैं उसको तस्लीम करता हूँ और ये कहता हूँ कि वही फर्क कभी मत करना जैसा कि आज कुछ जगहों पर सुनने को मिलता है। जितना सम्मान और जितनी इज्जत माँ की है, उतनी ही सास की करना, और जो ननद भौजाई है उनका भी एहतराम करना।
हर एक घर में जब ये बयार बह जाएगी, मोहब्बत का पैगाम जाएगा, तो ये दुनिया हमें जन्नत नजर आएगी। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और इसी बात के साथ, वक्त बहुत कम है, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्त बहुत कम है, वैसे भी देर हो चुकी है। हम जब भी आप लोगों को किसी तरीके की ज़रूरत हो, ये ग्रुप और हम लोग, मैं हूँ तो हम सभी हैं, अकेले मैं में मज़ा नहीं है, हम सभी में अच्छा लगता है कि हम सब एक हैं। हम सब मिल करके अच्छा काम करेंगे। ज़रूरतमंद की ज़रूरत पर खड़ा हो जाना, ये सबसे बड़ी खिदमत है। हम कोई, गुप्ता जी बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, पूजा करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप लोग इबादत, या कोई कुछ करता है, ये हमारा फर्ज है, हम अपने फर्ज को निभाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्लस या सबसे बड़ा फायदा या सवाब कहाँ पर है, जिससे अल्लाह राजी होता है और खुश होता है? जब इंसान की ज़रूरत के वक्त उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है, ये सबसे बड़ा काम है। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ वक्त ज़्यादा न लेते हुए, सफाई के बारे में भी लोगों ने कहा है। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है सफाई को कायम रखना, हर तरीके से। खाने से पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, कपड़े साफ सुथरे रखना, घर में सफाई रखना। मैं कहता हूँ घर में अकेला एक आदमी है और वो साल भर घर ही नहीं साफ करता है तो किस काम का? और 4 लोग हैं, चारों लोग मिल करके अगर साफ करते हैं तो उससे बेहतर क्या है? इसलिए सफाई की बहुत ज़रूरत है, सफाई जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हमारे घर में कहीं कोई गंदगी न रहे, आसपास कहीं कोई गंदगी न रहे, साफ सफाई रहे। और सबसे बड़ी सफाई हमारे आपके ख्यालात, मिजाज और हमारी सोच, हमारे मन मस्तिष्क और हमारे दिमाग की जड़, इंसानियत को जिंदाबाद करने का अंदाज रहेगा, एहसास रहेगा, तो हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। और इस सरजमीन हिंदुस्तान के बारे में 4 लाइन कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप लोगों से आज रजा चाहूँगा। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वक्त कम है, आप लोगों को भी जाना है, घर भी देखना है, उसका भी मुझे एहसास है, मैं इस बात का एहसास रखता हूँ। और अपने सरजमीन हिंदुस्तान की सरजमीन को ध्यान में रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि चाहत का गुलदान बनाना है। अपने देश को, अपनी ज़मीन को, अपने वतन को, सरजमीन बांदा को चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ जिए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। खुदा जनाब हेल्पिंग द मैनकाइंड ग्रुप के अध्यक्ष जनाब नदीम साहब से गुजारिश करूँगा और 2 शब्दों में अपनी बात कहकर कार्यक्रम को समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का आने के लिए, और मैं सभी का बहुत तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। हमारे संरक्षक और मुख्य अतिथि जनाब हसन से डीसी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे ग्रुप को मतलब शुरू से जब से हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, हम 3 साल हो गए हैं, जैसे हमारे जुड़े हुए हैं और हमेशा जो है इस ग्रुप का सहयोग करते हैं। और भी बहुत से लोग हैं इस ग्रुप में जो बिना बताए काफ़ी लोग हैं वो सहयोग करते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ग्रुप कई 3 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है। उसमें लड़कियों की शादी में मदद, राशन में मदद, किसी का दवा इलाज करना है तो दवा इलाज में उसकी मदद होती है। आज तक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप चलता है तो उसमें करीब 250 लोग जुड़े हुए हैं। अगर उसमें कोई भी मदद की बात अगर आ जाती है तो ये रिकॉर्ड है कि उस आदमी की मदद हुई ना हो, ऐसा कभी ग्रुप में हुआ नहीं। मतलब अगर किसी का मैसेज आ गया है तो अगर वो एक्चुअल में हकदार है तो उसकी मदद होती ज़रूर है। अगर हमारे पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, हमको नहीं पता कहाँ से आता है। हमारा फंड 0 हो जाता है, हमें पता जाता है, हमको नहीं पता कहाँ से आता है, क्योंकि वो उसकी मदद के लिए आया है। अब किसी लड़की की शादी थी, फंड में पैसा नहीं है, हमने ग्रुप में डाला, बहुत ज़रूरतमंद है, टीम के लोग हैं, जावेद भाई हैं हमारे, बहुत मेहनत करते हैं। ग्रुप के उपाध्यक्ष अनस भाई हैं, आसिफ भाई हैं, बहुत से लोग आए नहीं हैं, इरफान भाई हैं, उमर भाई हैं, गफ्फार भाई हैं। जी जी जी, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा आप बोल लीजिए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो है। और कंबल वितरण का शुभारंभ कर दिया जाए, और बहुत देर हो गई है, और आप लोग सब लोग का आया हुआ बहुत शुक्रिया। और ये गिफ्ट है, मदद नहीं है, आप लोगों के लिए गिफ्ट है कंबल, और गिफ्ट के तौर पे लेके जाइए। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, उसका जो है आप लोग घर में इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्पिंग द मैनकाइंड की तरफ से एक गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट है, और आगे भी जो भी होगा इस तरह के हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीटिंग हमारे सबके लिए कुछ नसीबी है कि आप लोग हमारे साथ में, हम आपके साथ। चलिए 1 बाय 1 है कुछ क्या है ऐसा ही 1 बाय 1 वहाँ से बुला लीजिए। यहाँ से कहीं से भी 1 बाय 1 रुक जाइए, उधर से बुलाइए, इधर से निकालते जाइए। अरे नहीं बैठा लो। अच्छा बैठे बैठे, ठीक है, किसको बुलाइए, चलिए आ जाइए। मुझे लगता है कि जो जहाँ बैठा हम लोग जाके दे दें वो ज़्यादा बेटर है। नहीं यहीं से बुला लीजिए आप 10 को, फिर वहाँ पर जाएंगे। हम लोग दे देंगे, इसीलिए तो हम लोग दे देंगे। हाँ कुछ लोगों को आप लोग एक पहले दे दीजिए, बैठिए फिर ये बस बहुत एक दो अच्छी लोग बात है। उसके बाद दे देंगे, वहीं बैठे आ जाओ, डॉक्टर साहब कौन जा रहा है? आप चले जाइए। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर वहीं पे हम डॉक्टर साहब वहीं पे, डॉक्टर वहीं पे। आप लोग बैठ जाइए, अभी हो जाने दीजिए तब ठीक रहेगा। 2 मिनट बैठिए आप। इसीलिए वहीं के वहीं बैठे लोग आ जाओ आगे से आ जाइए। बैठे रहिए वहीं आ जाइए। आप लोग बैठे रहिए, वहीं दे देंगे। आप लोग बैठ जाइए, वहीं दे देंगे। जो जहाँ बैठा वहीं बैठा। अपने अपने कंबल ऊपर रख दीजिए।